नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी कहानी का उद्भव एवं विकास देखेंगे। तो आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित है। यानी कि जो हमारी आधुनिक हिंदी कहानियाँ हैं वो किससे प्रभावित है? तो अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानियों से। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी 1803 ईस्वी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं। तो रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा रचित है? इंशा अल्लाह खां द्वारा। इसी प्रकार अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा रचित एक जमींदार का दृष्टांत जो कि 1871 ईस्वी में लिखी गई, राजा भोज का सपना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखी गई, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसके रचयिता हैं, 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई, इंदुमती 1900 ईस्वी में जो किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई आदि कहानियों पर भी हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर चर्चा हुई है। यानी कि जो ये सभी कहानियाँ दी गई है, कुछ विद्वानों ने किसी कहानी को मतलब प्रथम कहानी माना है और कुछ विद्वानों ने दूसरी जो कहानी है उसको प्रथम कहानी माना है। जैसे कि प्रथम जो आरंभिक कहानियाँ हैं उसमें ये प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रानी केतकी कहानी है, इसके रचयिता इंशा अल्लाह खां है, और एक जमींदार का दृष्टांत ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा। और राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न किसके द्वारा लिखी गई है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई, और इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई है। अधिकांश विद्वान जहां किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, यानी कि पहले तो ज़्यादातर विद्वान जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं उन्होंने भी किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। लेकिन जो आधुनिक शोध हुए हैं उनके अनुसार माधव प्रसाद मिश्र के द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। तो जो अब आधुनिक शोध हुए हैं, जो रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग माधव प्रसाद मिश्र द्वारा जो कहानी लिखी गई है एक टोकरी भर मिट्टी, उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक तो प्रेमचंद जो हमारे महान लेखक हुए हैं वो कथा सम्राट माने जाते हैं। कहानीकार के कहानियों के उपन्यास के वो सम्राट की संज्ञा दी गई है उनको। तो उनके नाम के आधार पर ही कहानी के युगों को बांटा गया है। पहला युग है प्रेमचंद पूर्व युग, यानी कि प्रेमचंद के समय से पहले के लेखकों द्वारा जो लिखी गई कहानियाँ हैं वो इसमें शामिल होती है। फिर है प्रेमचंद युग, यानी कि प्रेमचंद के समय के उनके समय के जो और भी लेखक हैं उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ भी इसमें शामिल होती है। तीसरा युग है आपका प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि प्रेमचंद के समय के बाद जो लेखक हुए हैं जिन्होंने कहानियाँ लिखी है उसको शामिल किया गया है। फिर आपका आता है स्वातंत्र्योत्तर युग, यानी कि स्वतंत्र भारत में जो लिखी गई कहानियाँ हैं। प्रेमचंद पूर्व युग की बात करें तो हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती तथा इंदु पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ हुई। यानी कि जो सरस्वती और इंदु पत्रिकाएं हुई है उनमें जो आरंभिक कहानियां हैं वो छपी है। हिंदी की आरंभिक कहानियां इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। सन 1907 में जो बंग महिला है, यानी कि हमारी कह सकते हैं कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार भी इन्हीं को माना जाता है, जिनका नाम राजेंद्र बाला घोष भी है या बंग महिला भी कहते हैं। 1907 में इनकी दुलाई वाली प्रकाशित हुई। इनकी कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। और 1910-11 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई, जो कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है। कौन सी? ग्राम। प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी, प्रेमचंद युग नहीं आएगा यहाँ, प्रेमचंद पूर्व युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी प्रमुख है। उनके द्वारा जो लिखित कहानी है वो बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई है। उसने कहा था, जो कि 1915 ईस्वी में लिखी गई, अत्यंत लोकप्रिय हुई। तो उसने कहा था, किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ग्राम कहानी किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। यह कहानी उदात्त ऊंचे जो भाव की प्रेम की कहानी है।
कला की दृष्टि से यह कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है, उत्तम मानी जाती है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद युग के कहानीकार है ये प्रेमचंद, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, पांडे बेचन शर्मा उगर, आचार्य चतुरसेन शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। ये तो प्रेमचंद युग में आते हैं। लेकिन प्रेमचंद की कहानी जो पंच परमेश्वर है तथा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी जो रक्षाबंधन है वो 1913 ईस्वी में प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियाँ कही जा सकती है। यानी कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद जी के समय में पहले की जो कहानियां हैं उसमें प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर भी आ सकती है, और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा जो कहानी लिखी गई है रक्षाबंधन, ये भी प्रेमचंद पूर्व युग में ही आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पंच परमेश्वर किसकी कहानी है, तो प्रेमचंद जी की है। और रक्षाबंधन के रचयिता कौन है, तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक है, और रक्षाबंधन 1913 ईस्वी में लिखी गई है। इस युग में चरित्र प्रधान, घटना प्रधान व ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आया। यानी कि जो प्रेमचंद पूर्व युग है उसमें कैसी कहानियां अधिक लिखी गई, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान थी जिसमें, और ऐतिहासिक कहानियाँ। फिर आता है आपका प्रेमचंद युग। तो प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से है जिसमें प्रेमचंद ने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। यानी कि प्रेमचंद ने लिखना तो प्रेमचंद पूर्व युग में ही शुरू कर दिया था, लेकिन इस युग में, प्रेमचंद युग में उन्होंने प्रौढ़ कहानियों की रचना की। इस युग में हिंदी कहानी के स्वरूप का विकास हुआ, और अधिक विकास हुआ। इस युग में हिंदी कहानी में कलात्मकता का विकास हुआ। इस युग में हिंदी के संस्कृत, परिष्कृत यानी कि शुद्ध व कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ। कहानी के सभी आवश्यक तत्व, जैसे कि हमने चर्चा भी की है ये, कि 6 तत्व माने जाते हैं कहानी के: कथानक, संवाद व कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल व वातावरण, भाषा, उद्देश्य आदि सभी में निखार आया। कौन से युग में, प्रेमचंद युग में। किसी युग में कहानी में भावनाओं व मानसिक द्वंद्व का, इसी युग में कहानियों में क्या आया कि भावनाओं व मानसिक द्वंद्व का भी समावेश हुआ। इस युग के सबसे बड़े कहानीकार कौन हुए, तो प्रेमचंद जी है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनकी प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि। तो आपको इनकी प्रमुख कहानियां ये याद रखनी है, और ये भी ध्यान रखना है कि इनकी जो कहानियां हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की। यानी कि पहले तो इनकी कहानियों का जो अंत था वो बहुत ही सुखद होता था, ऐसी कहानियाँ लिखते थे, वो आदर्शवाद पे लिखते थे, यानी कि सच के अंत में जीत होती है। परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। यानी कि इनकी कहानियों का जो अंत है वो दुखद भी होने लगा। इनके कहानियों का अंत वो दुखद भी लिखने लगे थे, और क्योंकि वो समाज की वास्तविकता लिखने लगे थे, सच्चाई लिखने लगे थे। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं व बुराइयों का वर्णन किया। उन्होंने हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया, नया रूप दिया, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट, कथा सम्राट भी कहा जाता है। तो प्रेमचंद युग के दूसरे कहानीकारों की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी है, और इनकी प्रमुख कहानियाँ आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उन्होंने मुख्यतः कैसी कहानियाँ लिखी, तो ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी। इनके नाटक भी ज़्यादातर ऐतिहासिक है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की प्रमुख कहानियाँ कौन सी है, तो ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ हैं। ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी ये किसकी कहानियाँ हैं, तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की है। सुदर्शन की कहानियाँ आदर्शवादी है। उनकी कहानियाँ हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। तो हार की जीत जो बहुत अधिक प्रसिद्ध मानी जाती है वो किसकी है, तो सुदर्शन की है। प्रेमचंद युग के 2 अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र व यशपाल। उग्र की कहानियाँ कटु यथार्थवादी है, यानी कि उसमें बहुत
कड़वी सच्चाई है। उन्होंने समाज के विभत्स चित्र, जो घृणा योग्य जो चित्र है, वो अपनी कहानियों में प्रस्तुत किए। उनकी प्रतिनिधि कहानियों में प्रमुख है उसकी माँ व सन की अमीर। तो ये उगर की जो प्रमुख कहानियाँ कौन सी है? उसकी माँ व सन की अमीर। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है, वो प्रगतिशील विचारधारा के कवि थे। वो शोषक और शोषितों पे उन्होंने अपने कथानक का उनको माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज व परंपराओं की आलोचना की जो गरीबों का शोषण करते हैं। तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि उनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो यशपाल की प्रमुख कहानियां कौन सी है? तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप। फिर अन्य लेखकों की बात करें तो प्रेमचंद युग के अन्य प्रमुख जो कहानीकार है वो उपेंद्र नाथ आश्क, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी है। फिर प्रेमचंदोत्तर युग आता है। तो प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन में अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियां लिखी गई तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियां लिखी गई जो समाज से संबंधित थी, और मनोवैज्ञानिक कहानियां जो मानव के व्यवहार से संबंधित थी। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानियों में यशपाल, अमृत राय, रांघे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार आते हैं। आपको ये प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों के नाम ध्यान रखने हैं। यशपाल, अमृत राय, रांघे राघव, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकार। प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे, यानी कि जो प्रगतिशील विचारधारा है उससे संबंधित थे। विशेषतः यशपाल ने मार्क्सवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया। उन्होंने गरीबों के शोषण को दिखाया अपनी कहानियों में। इन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार भी कह सकते हैं, जो कि समाज की वास्तविक घटनाओं से जुड़ी कहानियाँ लिखते थे। तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानियां भी लिखी गई है। तो मनोवैज्ञानिक कहानीकारों में जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी तथा अज्ञे का नाम प्रमुख है। तो मनोवैज्ञानिक कहानीकार कौन से हैं? जैनेन्द्र कुमार, ईलाचंद्र जोशी तथा अज्ञे। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियां हैं नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब, वात्यान आदि। तो जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां कौन सी है? नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब, वात्यान। और परंपरा, विपथगा, शरणार्थी आदि अज्ञे की प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं। तो अज्ञे की प्रमुख मनोवैज्ञानिक कहानियां हैं परंपरा, विपथगा, शरणार्थी। अब आंचलिक कहानीकारों की बात करें जो कि किसी अंचल विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष से संबंधित होती है, उनमें है फणीश्वरनाथ रेणु। जैसा कि हमने उपन्यास में भी किया था कि पहला आंचलिक उपन्यास किसका माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल। तो ये प्रमुख आंचलिक लेखक है। तथा मार्कंडे का नाम उल्लेखनीय है। अगर रेणु की बात करें तो रेणु की प्रमुख कहानियां हैं लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम। तीसरी कसम पर इनकी कहानी तीसरी कसम पर फिल्म भी बन चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेणु की प्रमुख कहानियां हैं लाल पान की बेगम, तीसरी कसम। मार्कंडे ने हंसा जाई अकेला तथा गुलरा के बाबा जैसी आंचलिक कहानियां लिखी है। तो हंसा जाई अकेला, गुलरा बाबा किसकी कहानियां हैं? मार्कंडे की, और वो भी कौन सी है? तो आंचलिक। स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वतंत्रता के पश्चात की कहानियों में कथ्य तथा शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए, यानी कि कथानक था, जो शिल्प था कहानियों में, उसमें नए नए प्रयोग किए गए। लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, यानी कि पहले तो इसको हिंदी कहानी नाम दिया गया और स्वतंत्रता के पश्चात की जो कहानियाँ हैं उसको नई कहानी नाम दिया गया। स्वातंत्र्योत्तर युग की कहानियों को निम्नलिखित कई शीर्षकों से विभक्त किया जा सकता है, कई शीर्षकों में से बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? नई कहानी, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना का विकास हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया था वे अब टूटने लगे थे, यानी कि आम आदमी ने ये सोचा था कि आज़ादी मिलने के पश्चात उनकी आशाएं, उनके सपने पूरे होंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तब उनकी ये जो आशाएं हैं, सपने हैं, ये टूटने लगे। राजनीतिक स्तर पर जहां भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था, वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण
करने लगा था। कब? आज़ादी के बाद। ऐसे वातावरण में लेखकों ने इन समस्याओं पर जो कहानियाँ लिखी वह नई कहानी के नाम से विख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई। तो इनमें से नई कहानी में के जो प्रमुख लेखक है वो कौन से हैं? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म साहनी। इन कहानीकारों की कहानियां नई कहानी के अंतर्गत आती है। कौन कौन से? तो मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी और भीष्म साहनी आदि। सहज कहानी। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई। तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? तो आप ये प्रश्न आए तो अमृत राय। सहज शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने कहा, सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, दिखावा नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं है। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त हो, यानी कि आसानी से उस कहानी को पढ़ने से रस मिले पाठक को। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सहज कहानी न तो कोई नारा है और न ही कोई आंदोलन। वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई। उनकी इस विचारिकता को अन्य कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो अमृत राय। फिर आया सचेतन कहानी। यह आज़ादी के पश्चात की कहानियों की शीर्षक है, जिसमें हमने पहला किया नई कहानी, दूसरा हमने किया सहज कहानी और तीसरा है सचेतन कहानी। तो सचेतन यानी कि चेतना सहित कहानी, चेतन सहित। तो इसके प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर महीप सिंह। तो ये आपका एक प्रश्न बनता है कि सचेतन कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है और मनुष्य को उसके समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। कहानी में सेक्स का जबरदस्त आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। सचेतन कहानी में विविधता और गहराई दोनों मिलती है। फिर आती है आपकी समानांतर कहानी। तो समानांतर कहानी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो कमलेश्वर ने। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। अक्टूबर 1974 के सारिका पत्रिका के अंक में समानांतर कहानी का दौर शुरू हुआ था। इसमें कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं? तो कमलेश्वर, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया और मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों ने इसका समर्थन किया। तो आपको ध्यान रखना है कि सहज कहानी के प्रवर्तक अमृत राय हैं और समानांतर कहानी के प्रवर्तक है कमलेश्वर। परंतु समानांतर कहानी के अधिकांश पक्षधर इसे आंदोलन नहीं मानते थे। मिथिलेश्वर ने इसे आंदोलन मानने से इनकार किया है, परंतु इसकी खूबियों की प्रशंसा की है। अनेक आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की है। शैलेश मटियानी एक प्रमुख कहानीकार हैं जो समानांतर कहानी की आलोचना करते हैं। उनके अनुसार समानांतर कहानी समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद तथा हानिकारक आंदोलन है। आगे अगर हम बात करें तो सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी आती है, जिसके प्रवर्तक कौन है? राकेश वत्स। तो सक्रिय कहानी या जनवादी कहानी के प्रवर्तक है राकेश वत्स। और राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी का अर्थ है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, यानी कि आदमी में चेतना उत्पन्न करने वाली, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली ऐसी कहानी लिखना। सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट है और वह है व्यवस्था विरोध, यानी कि जो मौजूदा तत्कालीन व्यवस्था थी उसका विरोध करना। दोनों आधुनिक आंदोलनों के कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध है और इसके लिए मौजूद व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। बहुत से कहानीकारों ने इन आंदोलनों से दूर रहते हुए भी सार्थक सृजन किया। इन आंदोलनों से जुड़े कहानीकार भी इन आंदोलनों से हटकर कहानियाँ लिखते रहे। कहानी आज भी निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। भाषा, भाव व शिल्प की दृष्टि से कहानी में आज भी निरंतर नवीन प्रयोग हो रहे हैं, परंतु इन्हें आंदोलन का नाम नहीं दिया जा रहा है। आज की कहानी को हम 21वीं सदी की कहानी नाम दे सकते हैं।